हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चौधरी सलमान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सल्फाई। तो सल्फाई आपके लिए जो है एक न्यू सीरीज़ लेकर आ गया है रिगार्डिंग आपके एमडी कैट टेस्ट जो है उनकी प्रिपरेशन के लिए। तो हमारी सीरीज़ का एक ही मकसद है कि 2024 में जो पीएमडीसी का टेस्ट होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकें और मेडिकल में एडमिशन ले सकें, आपका जो फ्यूचर है मेडिकल में वो ब्राइट हो। इससे रिलेटेड हम लोग फिजिक्स के जो भी एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उन्हें हम लोग 2024 के पीएमडीसी तक डिस्कस करेंगे। और इसके जो है आगे कोई प्रॉब्लम होते हैं, कोई थ्योरीज होती हैं, क्यूरीज होती हैं, कोई भी XYZ फिजिक्स रिलेटेड कुछ भी होगा हम लोग उसको सॉल्व भी करेंगे। आपके रिप्लाईज होंगे, कमेंट्स होंगे, उनके आंसर भी करेंगे और आपकी प्रिपरेशन फुल जो है वो हेल्प आउट भी करेंगे। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो हमारा जो रिसेंटली पेपर हुआ था पीएमडीसी का सिंध में, आपको पता है कि 2 बार पेपर हुए थे। एक जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी लिया था और एक डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने लिया था। तो सबसे पहले इन 2 पेपर्स को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके बाद इस तरह के 2022, 21, 20, 19 और 18 जो है उनको भी हम लोग करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग 2023 में जो जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का था उसमें फिजिक्स के पोर्शन को जो है हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्प आउट होगी। तो हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको नोटिफाई हो सकें। तो चलते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास इस बार जो 200 क्वेश्चंस थे पीएमडीसी के एमडी कैट के, उनमें फिजिक्स का जो पोर्शन था वो उसका सीरियल नंबर था 123 से लेकर 176 तक। टोटल 54 क्वेश्चन थे फिजिक्स के पार्ट के। तो 123 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 123 से जो है फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो गया और ये सीरियल वाइज जो है हम लोग इसके क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर 1 जो क्वेश्चन इस साल हमारे पास आया था वो था, इन विच स्पेक्ट्रल सीरीज इज द फार अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फाउंड। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो है अल्ट्रावायलेट रीजन कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज जो है वो बना रहा है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 18 जो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में हमारे पास जो है उसमें दिया एटॉमिक स्पेक्ट्रा में। तो वहाँ पर जो है स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में लेमन, पास्टन, बाल्मर, ब्रैकेट और पी फंड के बारे में डिस्कस किया गया। तो इन सीरीज़ का थोड़ा सा मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि बोहर ने जब हाइड्रोजन एटम को डिफाइन किया था तो वहाँ पर उन्होंने कुछ जो है एनर्जीज को इमिट आउट होते हुए देखा था। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी को इमिट आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटान। अच्छा, ये जो जंप आउट करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, इनसे जो निकलने वाले फोटान्स होते हैं वो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो उन स्पेक्ट्रम को डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है स्टडी किया था और उनको उन्हीं के नाम से उनकी सीरीज़ जो है वो कहलाती है, उन्हें पुकारा जाता है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूं कि हमारे पास देखिए एक एटम है। एटम के जो सराउंडिंग में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जिन रास्तों पर, जिन पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन्हें कहते हैं ऑर्बिट। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के करीब होता है उसे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से सो ऑन जो है ऊपर की तरफ कह सकते हैं, या आपने जो न्यूक्लियस के करीब है उसको के, और उसके बाद जो अबव ऑर्बिट होते हैं के, एल, एम, एन, इस सीरीज से जो है वो आप उनके जो नाम रखते हैं या आपकी बुक में लिखे जाते हैं। तो के जो है वो न्यूक्लियस के करीब है, उसके बाद एम, एन, ओ या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आप इस तरीके से ऑर्बिट कह सकते हैं। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो के में जो है वो हायर ऑर्बिट से लोअर में जंप करता है, के में जंप करता है। वो ऊपर सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है के में, यानी कि एल से के में आकर वो जंप किया, या एम से आकर के में उसने जंप किया, या एन से या ओ से आकर। तो ऊपर के किसी भी ऑर्बिट से वो के में अगर आकर जंप करता है तो जो फोटान निकलेगा वो बेसिकली अल्ट्रा वायलेट रीजन का निकलता है, यानी कि उससे जो रेडिएशन होगी, अगर आप उनकी वेवलेंथ को मेयर करेंगे, उसके स्पेक्ट्रल लाइन को देखेंगे, स्पेक्ट्रम को देखेंगे, तो वो उसकी जो एनर्जी होगी और उसकी जो वेवलेंथ होगी, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अल्ट्रावायलेट रीजन में गिरेगी। तो अल्ट्रावायलेट का जो रीजन था वो हमारे पास जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और उसे डिस्क्राइब किया था वो लेमन था। तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रीजन का ही पूछा गया है, लेमन था। लेकिन इसके अलावा मैं आपको और भी बता दूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो के की बजाय ऊपर एल शेल में गिरता है, यानी कि सेकंड शेल में आकर गिरता है, थर्ड से सेकंड में या फोर्थ से सेकंड में या फिफ्थ में, तो वहाँ से जो फोटान निकलेगा उसकी जो एनर्जी और वेवलेंथ होगी वो विजिबल रीजन की होगी। तो विजिबल रीजन के बारे में बाल्मर ने बताया था। इसी तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड में या फिफ्थ से थर्ड में या सिक्स ऑर्बिट से थर्ड में आकर गिरता है तो वहाँ पर जो उसकी जो फोटान होगी उसकी एनर्जी अगर आप देखेंगे तो वो इंफ्रारेड रीजन की होगी। और ये हमें जो है लेमन, बाल्मर, पास्टन ने बताया था।
इस तरीके से जो है अगर वो फोर्थ में गिरता है तो ब्रैकेट, और इसी तरीके से अगर फिफ्थ में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है हायर ऑर्बिट से फिफ्थ में, तो वो पी फंड ने, यानी कि उसकी जो फोटॉन निकलेगा उसके बारे में ज़्यादातर डिस्कस जो है वो पी फंड ने किया था, और उसी से हम लोग इसकी सीरीज़ को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास 5 सीरीज़ हैं लेमन, बाल्मर, पास्टियन, ब्रैकेट और पी फंड के नाम से। तो अगर अल्ट्रा वायलेट रीजन की बात करें तो वो हमें लेमन ने डिस्क्राइब किया था, सो ऑप्शन सी जो है वो डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, लेमन सीरीज। अल्ट्रा वायलेट के लिए लेमन, विजिबल के लिए बाल्मर, और 3 जो सीरीज़ हैं वो हमारी इंफ्रारेड के लिए, फार इंफ्रारेड और इंफ्रारेड के लिए। तो उसे जो है यहाँ पर डिस्कस हमने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट अगर कोई ऐसा एमसीक्यूज आया तो हम लोग उसको लाजमी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं कि हमारे पास जो है एमसीक्यूज क्या है। द ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल इफ, ये कह रहा है कि ओम्स लॉ को एप्लीकेबल कब किया जा सकता है या किन कंडीशंस में किया जा सकता है। सो द ऑप्शन ए इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर बिकम्स इन्फिनाइट, ये कह रहा है कि कंडक्टर का टेम्परेचर जब इन्फिनाइट हो। सेकंड ऑप्शन इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर जो कंडक्टर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा हो। ऑप्शन सी टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेज, जब कंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा हो। इसी तरीके से टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम। अच्छा, ये हमारा जो ओम्स लॉ है बेसिकली ये करंट और पोटेंशियल के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में रिलेशन हमें बताता है, V इक्वल टू आई आर। तो ओम्स ने जब इनके दरमियान रिलेशन बताया तो हमारे पास बाकी जितने भी फिजिकल कंडीशंस हैं उनको कांस्टेंट रहना चाहिए। देखें, टेम्परेचर जो कंडक्टर का है उससे इंक्रीज होने से कंडक्टिविटी पर अफेक्ट होता है, कंडक्टर के टेम्परेचर इंक्रीज होने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो ओम्स लॉ जो है वो आपको क्लियर या बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं देगा, उसमें एरर आएंगे। तो ओम्स लॉ जब आप एप्लीकेबल करें तो याद रखिए कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट डिक्लेयर होगा ताकि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आए, और आप सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज और करंट में जो है वो रिलेशनशिप देख सकें। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, temperature of the conductor remains constant. Next MCQ is, which of the following refers to the DC current that does not change its intensity? ये कह रहा है कि DC करंट के लिए इनमें से आप किसको रेफर करेंगे जिसमें जो है इसकी इंटेंसिटी चेंज ना हो। तो हमारे पास नीचे कुछ करंट दिए गए हैं, एडीज करंट, सर्ज करंट, लीकेज करंट एंड स्टेडी करंट। तो इनमें याद रखिएगा कि हमारे पास DC करंट जिसमें इंटेंसिटी चेंज ना हो उसे आप स्टेडी करंट कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज इन पैरेलल टू द एक्सटर्नल लोड, ऑप्शन बी इन सीरीज टू द एक्सटर्नल लोड, ऑप्शन सी जो है नॉट कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल लोड, एंड डी जो है जीरो। ये कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी का है वो एक्सटर्नल लोड के साथ आप कैसे कनेक्ट करते हैं, या एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस के साथ जो है वो कैसे कनेक्ट करते हैं। तो वो हमेशा जो है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। So option B is correct option, that the internal resistance of a battery is connected in series to the external load. अच्छा, इसके अलावा पैरेलल भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी हमारे पास है, लेकिन ये याद रखिएगा सीरीज में जो है वो बेटर रिजल्ट अगर आपने लेने हैं तो सीरीज में हमेशा एक्सटर्नल लोड को जो है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, दैट इज द बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेट्स अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड, ए पोटेंशियल डिफरेंस, बी ईएमएफ, ऑप्शन सी इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप एंड डी द टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा, याद रखिएगा कि जब करंट जो है फ्लो ना कर रहा हो कंडक्टर में से, तो उस टाइम पर अगर आप बैटरी के टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेट होती है उसे आप जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो ईएमएफ ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। इन केस ऑफ देयर इज नो करंट अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, उस टाइम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप ईएमएफ कहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, 1 joule per second is equals to, option A 1 Kelvin, option B 1 Newton, option C 1 Tesla and option D 1 watt। तो 1 जूल पर सेकंड ये किसके बराबर है, ये बेसिकली 1 वाट के बराबर होता है जो पावर से लिया गया है, क्योंकि पावर का फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क का जो है वो जूल और टाइम का जो सेकंड। तो अगर 1 सेकंड में 1 जूल जो है वो कोई वर्क डन किया गया हो तो जो पावर होगी वो 1 वाट होगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 joule per second is equal to 1 watt। Next MCQ is, which of the following corresponds to the momentum of a photon? ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो मोमेंटम ऑफ फोटान को डिस्क्राइब कर सकती है, या आपके किस फार्मूला से जो है फोटान का मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपके पास है एच लैम्डा, ऑप्शन बी आपके पास है एच बाई लैम्डा, ऑप्शन सी है लैम्डा बाई एच, ऑप्शन डी है लैम्डा की पावर 1 दी है, तो सॉरी प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 1 दी है, तो ये प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर।
तो ये डी ऑप्शन है हमारे पास। इसमें हमारे पास अगर आपने फोटॉन का मोमेंटम कैलकुलेट करना तो उसका फार्मूला आप जो है इसकी एनर्जी से निकाल सकते हैं। अच्छा, एनर्जी निकालने के फोटॉन के दो तरीकाकार हैं। देखिए हमारे पास फोटॉन जो है ना वो अगर उसकी दो डुअल नेचर है, वो पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो अगर तो वो पार्टिकल नेचर है तो आप उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच म्यू से निकाल सकते हैं, म्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोटॉन। और अगर वो वेव नेचर है तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन। तो ये दोनों के लिए अलग अलग हमारे पास फार्मूला है। अगर आप वो वेवलेंथ के फार्मूले से कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर आप फोटॉन को एज अ वेव कंसिडर करते हैं तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, और अगर आप पार्टिकल कंसिडर करते हैं तो E इज इक्वल टू एच म्यू। तो ये दोनों फार्मूला जो है वो चलेंगे। अब हमारे पास ये है कि इनमें से फोटॉन के लिए क्या निकालने हैं, तो आप सिंपल इन दोनों को कंपेयर कर लें, एम सी स्क्वायर को और एच सी अपॉन लैम्डा को भी कंपेयर कर लें। उसके बाद जो है इनकी कटिंग हो जाएगी, सी की सी से कटिंग होगी तो एम सी जो है वो फोटॉन बन जाएगा, तो दूसरी तरफ हमारे पास एच अपॉन लैम्डा बचेगा। तो सॉरी एम सी जो है वो मोमेंटम होगा और दूसरी तरफ एच अपॉन लैम्डा बचेगा। तो सिंपली जो है मोमेंटम ऑफ द फोटॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मोमेंटम ऑफ द फोटॉन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज 3 × 10⁻⁷ देन व्हाट इज इट्स फ्रिक्वेंसी। ये कह रहा है कि लाइट की वेवलेंथ इतनी दी है, ये वैल्यू आपके सामने दी हुई है और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो सिंपली हमारे पास इसका फार्मूला होता है V इक्वल टू एफ लैम्डा, V इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अगर आपने लैम्डा की फ्रिक्वेंसी की वैल्यू मालूम करनी तो ये हो जाएगा V बाय लैम्डा। तो ऊपर आप स्पीड ऑफ लाइट रखें 3 × 10⁸, उसको डिवाइड कर दें 3 × 10⁻⁷ से, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा 1 × 10⁻15 आएगा। तो ऑप्शन सी 1 × 10⁻15 हर्ट, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द एनर्जी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रिक्वेंसी, इट्स इंटेंसिटी, इट्स एम्पलीट्यूड और इट्स स्पीड। तो ये जो लाइट की या फोटॉन की जो एनर्जी होती है उससे सिंपली आप E इज इक्वल टू एच म्यू, एच इज द प्लांक्स कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोटॉन। सो एनर्जी ऑफ द लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ऑन विच प्रिंसिपल डज द ट्रांसफार्मर वर्क्स। ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पर जो है वो काम करता है। तो ये बेसिकल तो इंडक्शन पर ही काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो सी और डी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ऑप्शन नहीं है, इनको तो आप ड्रॉप कर दें। ए और बी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ही दो प्रोसेस हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में जो है वो हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं, जबकि सेल्फ इंडक्शन एक ही कॉइल में जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसी एक सिंगल कॉइल में। तो ये हमारा ये भी नहीं होगा। सो बी जो है म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो दो कॉइल्स के दरमियान में होता है, तो इसी प्रिंसिपल को आप जो है वो ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, दैट ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज इफ अ ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल एंड 250 टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल, देन ऑप्शन ए आउटपुट वोल्टेज इज हाफ ऑफ इनपुट वोल्टेज, ऑप्शन बी output and input voltages are equal, option C output voltage is double of input voltage, and option D output voltage is 0। तो ये कह रहा है कि अगर प्राइमरी कॉइल में ट्रांसफार्मर के जो है वो 500 टर्न्स है एंड सेकेंडरी कॉइल में जो है वो 250 टर्न्स है, तो इनके वोल्टेज पर आउटपुट वोल्टेज का जो है वो क्या रेशो होगा। तो सिंपली ये चीज़ आपने यहाँ पर याद कर लेनी है सारी उम्र के लिए कि जो कॉइल्स में जो रेशो होगा वही उसके आउटपुट वोल्टेज में रेशो होगा। अब प्राइमरी जो है वो सेकेंडरी के मुकाबले डबल है, यानी कि 2/1 का रेशियो है, तो वोल्टेज में भी ऐसा होगा, प्राइमरी में डबल होगा और जो है वो सेकेंडरी में जो है उसका हाफ होगा, यानी कि 1 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन कि आउटपुट वोल्टेज इज हाफ ऑफ द इनपुट वोल्टेज, क्योंकि टर्न्स में अगर 2/1 का रेशियो है तो वोल्टेज में भी 2/1 का ही रेशियो होगा। सो ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, दैट द आउटपुट वोल्टेज विल बी द हाफ ऑफ द इनपुट वोल्टेज। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया को जो है वो डिफाइन कर सकता है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन सी मैग्नेटिक डायपोल एंड ऑप्शन डी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है phi इज इक्वल टू B डॉट डेल्टा ए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, पासिंग थ्रू अ एरिया। तो अगर आपने वहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स B की वैल्यू निकालनी हो तो एरिया यहाँ पर B के साथ मल्टीप्लाई करो, उस तरफ जाकर फ्लक्स को डिवाइड करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा। ये बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास कहलाएगी उस वक्त।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैलकुलेट करने का आसान तरीका है कि फ्लक्स को उसके एरिया के साथ जो है आप डिवाइड कर दो, आप फ्लक्स की मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो है वो किस चीज़ को डिफाइन करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड यूनिट एरिया। मैग्नेटिक इंडक्शन और यूनिट एरिया की डॉट प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, ये पिछले जो एमसीक्यूज है उससे रिलेटेड ही इन्होंने नेक्स्ट एमसीक्यूज बनाया था जिसने बनाया। तो ये फ्लक्स कहलाता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन डॉट यूनिट एरिया। तो बी डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। सो ऑप्शन ए, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, Why does the magnetic flux, what does the magnetic flux measure? ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किस चीज़ को मेयर करता है। ऑप्शन ए, एरिया सराउंडेड बाय द मैग्नेट, मैग्नेट के सराउंडेड के एरिया को। ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। ऑप्शन सी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के रेट ऑफ चेंज को। या नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो या नंबर ऑफ लाइन्स को जो है वो मेयर करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को ही जो है वो मेयर करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ही ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, तो उससे जो है मैग्नेटिक फोर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। सो ऑप्शन डी, मैग्नेटिक फ्लक्स मेयर्स द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इक्वल्स टू, ये यहाँ पर सॉरी डबल टाइपिंग हुई भी है विद रिस्पेक्ट को। तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर डिस्टेंस से जो है वो डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा। याद रखिएगा कि जैसे कोई भी चीज़ टाइम से डिवाइड होती है तो आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे डिस्टेंस जो है वो टाइम से डिवाइड होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इस तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। कोई भी चीज़ टाइम से डिवाइड हो तो उसे आप रेट कहते हैं, और अगर कोई चीज़ जो है वो डिस्टेंस से डिवाइड हो तो आप उसे ग्रेडियंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो होगी ये पोटेंशियल ग्रेडियंट ही कहलाएगी। सो ऑप्शन ए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज बाय द एप्लीकेशन ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू, ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जो है वो मूव करवाएं, यानी कि हमारे पास 2 टर्मिनल हैं और दोनों टर्मिनल के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट है, और 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं तो उसमें जितनी एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी। ऑप्शन ए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन डी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करवा रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, which law explains the relation between the amount of charges and force between them? ऑप्शन ए Ohm's law, ऑप्शन बी Lenz's law, ऑप्शन सी Coulomb's law, ऑप्शन डी Ampere's law। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा लॉ जो है वो चार्जेस और फोर्स के दरमियान रिलेशन को बेटरली डिफाइन कर रहा है। तो Ohm's law बेसिकली करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करता है। इसी तरीके Lenz's law जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से एम्पेयर्स लॉ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन को जो है वो करंट के दरमियान रिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो कूलम्स लॉ होता है ये चार्ल्स अगस्टन कूलम जो फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे उन्होंने सबसे पहले दिया था। तो जो बेसिकली चार्जेस और उनकी जो फोर्सेस होती है, चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स लग रही होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, उनको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कूलम्स लॉ, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कूलम्स लॉ डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द चार्जेस एंड फोर्स। So option C is the correct option. Next MCQ is, what does the electric field around a charge represent? ये कह रहा है कि किसी चार्ज के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन ए साइज ऑफ द चार्ज, ऑप्शन बी इफेक्टिव एरिया फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन डी पाथ फॉलोड बाय द चार्ज, ऑप्शन डी स्पीड ऑफ द चार्ज। ये यहाँ पर देखें, एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज जो है वो एक तो पॉइंट चार्ज की बात हो रही है ना, तो पॉइंट चार्ज जो है वो पाथ फॉलोड बाय द चार्ज, सी ऑप्शन नहीं है, स्पीड बाय द चार्ज ये भी नहीं है, और ये सराउंडिंग के एरिया की बात हो रही है तो उससे आप साइज ऑफ द चार्ज की जो है वो भी उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग की जो फील्ड होती है वो उसका एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर वो दूसरे चार्जेस पर रिपल्जन की या अट्रैक्शन की फोर्स लगा सकता है। सो electric field around a charge represents the electric effective area for electrostatic
फोर्स, यानी कि एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर जब दूसरे चार्ज आएंगे तो उन पर ये चार्ज जो है वो फोर्स लगाएगा, ये फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्जन की होगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा नहीं है, आज की सीरीज हमारी यहाँ तक ही है। तो हम लोगों ने जो है वो आपके ये जो पेपर है वो 54 क्वेश्चंस पर है। हमने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए आपके इस पेपर को 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लिया। तो इस जो पेपर की है वो 3 वीडियोस होंगी, इसकी सीरीज जो है वो 3 पार्ट्स पर होंगी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये है। ऐसे ही हमारे साथ जो है वो स्टे ट्यून रहें, हमारे आने वाली वीडियोस को देखें और उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि रहे आने वाली जो इसकी सेकंड सीरीज़ और थर्ड सीरीज़ और इस तरीके से डाउ यूनिवर्सिटी का जब पेपर आए और बाकी जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होंगे वो आप लोग जो है देख सकें। थैंक यू।